नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। आज की क्लास में हम दो चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें पहला 11 नंबर चैप्टर होगा मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित, और इसके बाद में नेक्स्ट 12वां चैप्टर होगा मुगल कालीन मनसबदारी प्रथा से संबंधित। दोनों ही चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो इन दोनों चैप्टरों को आज की क्लास में संपन्न कर लिया जाए। ये मुगल काल का टॉपिक चलते पिछले काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो फिर इस मुगल काल को समाप्त करते हैं। तो आज हम दो चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित। बाबर बेहजाद, इस चित्रकार का उल्लेख तुजु के बाबरी में किया गया है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में बेहजाद तथा शाह मुजफ्फर चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। मीर सैयद अली तबरेज़ी इसका शिष्य था। इसके पश्चात हुमायूं हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। मुगल काल में चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में आरंभ हुआ। शेरशाह से पराजित होने के बाद जब वह ईरान में निवास कर रहा था, तब उसने तारिक ए खानदानी तैमूरिया की पांडुलिपि को चित्रित करने के लिए ईरानी चित्रकारों से सेवा प्राप्त की। ये चित्रकार मीर सैयद सिराजी तथा ख्वाजा अब्दुल समद तबरेज़ी थे। मीर सैयद अली को हुमायूं ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। मुगल चित्रकला शैली के संस्थापक मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। हुमायूं के अस्थायी राजधानी काबुल में मीर सैयद अली की अध्यक्षता में चित्रशाला की नींव रखी गई। मीर मुसबिर, जो मीर सैयद अली का पिता था, वह भी अपने पुत्र के साथ भारत आया था। मुगल काल में चित्रकला का आरंभ सर्वप्रथम हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ। हुमायूं फारस ईरान के चित्रकारों से प्रभावित था। हुमायूं ने सैयद अली तबरेज़ी तबरेज का निवासी तथा अब्दुल समद सिराजी को भारत आमंत्रित किया था। मीर सैयद अली ने हुमायूं के दरबार में नियुक्त होने से पहले अपना स्कूल सीन नामक चित्र बनाया था। अब्दुल समद सिराजी अब्दुल समद सिराजी यह चित्रकार व सुलेखक था। इस कारण हुमायूं ने इसको सिरी कलम की उपाधि दी थी। इसको सिरी कलम की उपाधि अकबर ने भी दी थी। कुरान के सूरा नंबर 112 का चित्रांकन कुकुर मोते के फूल के बीज पर किया गया। अब्दुल समद ने हुमायूं तथा अकबर दोनों की चित्रकारी सिखाई। अकबर ने इसे मुल्तान का दीवान भी बनाया था। मीर सैयद अली तबरेज़ी यह बायजीद का शिष्य था। यह जुदाई नाम से कविता लिखता था। हुमायूं ने इसे नादिर उल असर मंसूर को भी मिली थी, नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की। इसने अब्दुल अब्दुल समद सिराजी के साथ मिलकर चावल के दाने पर चौगान का मैदान का चित्रण किया था। नोट: दास्तान ए अमीर हमजा यह अरबी भाषा में रचित है। इस ग्रंथ में पैगंबर साहब के चाचा हमजा के वीरतापूर्वक कार्यों का चित्रण है। इसका फारसी अनुवाद 12 भागों में हुआ है। इसका काम मंसूर व तबरेज़ी के नेतृत्व में हुमायूं के समय शुरू हुआ था तथा अब्दुल समद सिराजी ने पूर्ण किया था। तबरेज़ी के पर्यवेक्षण में 15 वर्ष तक 100 चित्रकारों के सहयोग से 1200 चित्रों का कार्य अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इसमें मूलतः 1400 चित्र थे, जो 17 जिल्दों में थे। कजीवनी ने अपनी पुस्तक नफाइस उल मासिर में हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज कहा है। अकबर तो सर्वप्रथम अकबर ने चित्रकला विभाग का गठन किया था, जिसका प्रमुख अब्दुल सम्मद था। अकबर चित्रकला के लिए कहता था कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चित्रकला से नफरत करते हैं। मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चित्रकला से नफरत करते हैं। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी मुगल चित्रकला पर पड़ा था। रज़्मनामा
रज़्मनामा अकबर के काल में रज़्मनामा नामक चित्रों की पांडुलिपि तैयार की गई। इसमें दसवंत के बनाए हुए चित्र मिलते हैं। फारूक कलामक को छोड़कर अन्य सभी चित्रकारों ने रज़्मनामा तैयार करने में सहयोग दिया। रज़्मनामा मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर है। बसावन अकबर के समय सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य चित्रकार तथा छवि चित्रकार था। वह यह यूरोपियन शैली का विशेषज्ञ चित्रकार था। कृष्यकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता चित्र तथा दैत्य के सिर पर खड़ी स्त्री का चित्र बसवन के प्रमुख चित्र है। ख्वाजा अब्दुल सम्मद अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। मीर सैयद के साथ मिलकर अकबर के लिए उन्नत कला संगठन की स्थापना की। अकबर ने अब्दुसम्मद के अधीन चित्रकला का विशेष विभाग बनाया। अकबर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया था। 1576 में अकबर ने अब्दुसम्मद को फतेहपुर सीकरी का टकसाल अधीक्षक तथा 1584 में मुल्तान सूबे का दीवान बनाया था। दसवंत यह भित्ति चित्र वह लघु चित्रों में दक्ष था। इसे अकबर ने टकसाल का दरोगा बनाया था। दसवंत के चित्र रजमनामा के अलावा कहीं नहीं मिलते हैं। यह कहार का बेटा था। अंतिम समय में यह मानसिक रूप से पागल हो गया तथा 1584 में इसने आत्महत्या कर ली थी। इसने महाभारत का चित्रांकित फारसी में अनुवाद किया था। फारूक बेग यह कागज पर लघु चित्र बनाता था। इसने बीजापुर के आदिल शाह का चित्र भी बनाया था। यह जहांगीर के समय भी प्रमुख चित्रकार था। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार जिसमें ख्वाजा अब्दुल सम्मद, दसवंत, बसावन, केशव, महेश, मुकुंद, सांवल दास, फारूक बेग, आकारिजा, जगत, खेमकरण, जमशेद तथा मिस्किन थे। फ्रेस्को पेंटिंग भित्ति चित्रकारी अकबर के समय में प्रचलित हुई। तूतीनमा तो तोते का प्रेमालाप इस ग्रंथ का विषय है। इसके 218 ज्ञात चित्र हजमनामा के चित्रों से काफी समानता रखते हैं। तूतीनामा को अकबर के समय चित्रित किया गया था। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्र शैली पर पड़ा। पोर्ट्रेचर अथवा व्यक्ति विशेष के चित्र बनाना अथवा दृश्य में आगे छोटे दिखने वाली वस्तुओं के छोटे आकार में बनाना। इससे इससे चित्रों के उचित अनुपात संभव हुआ। जहांगीर जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का चरम उत्कर्ष था। जहांगीर का बचपन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार आका रेजा व उसके पुत्र अबुल हसन के साथ बीता। जहांगीर कहता था कि चित्रकार में चित्र की आंखें देखकर यह बता सकता हूं कि यह चित्र किसने बनाया। यदि किसी चेहरे की आंख किसी एक चित्रकार ने बनाई, उसकी भौं किसी दूसरे ने, तो मैं यह जान सकता हूं कि मूल चेहरा किसने बनाया और उस पर आंख किसने बनाई और भौहें किसने बनाई। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। परसी ब्राउन ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा था। शहजादा सलीम के रूप में जहांगीर ने इलाहाबाद में अपनी स्वतंत्र चित्रकला की कार्यशाला स्थापित की। छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र विशेष रूप से जहांगीर के समय बनाए गए हैं। एकल या व्यक्ति चित्र के रूप में जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की आकृति का अंकन चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। नादिर उल असर जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को इस उपाधि से सम्मानित किया था। नादिर उल जमा जहांगीर ने अबुल हसन को इस उपाधि से सम्मानित किया था। मोरक्का एक गुलशन चित्रावली चित्रकला की नई विद्या जहांगीर द्वारा शुरू की गई। यह वस्तु विषय विशेष के चित्रों के संकलन से संबंध है, जैसे पशु चित्रों का संकलन। प्रभा मंडल जहांगीर के समय यह मुगल चित्रकारी का विशेष लक्षण बना। जहांगीर ने
आभा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया। इस पर बौद्ध कला का सर्वाधिक प्रभाव था। मोहम्मद नादिर समरकंदी, जहांगीर के समय का चित्रकार जो पेड़ पौधों के चित्रण में दक्ष था। बिशन दास, जहांगीर के समय का प्रसिद्ध छवि चित्रकार, छवि चित्रों सभ्य के निर्माण में माहिर था। जहांगीर ने अपने दूत आलम खां को फारस के शाह के दरबार में भेजा तथा बिशन दास को साथ भेजा था। बिशन दास ने फारस के शाह एवं उसके परिवार का चित्र बनाया तथा जहांगीर को दिया। मंसूर, जहांगीर के समय पशु पक्षियों और पुष्पों के चित्रांकन के लिए सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर ने अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में एक चित्रकार के रूप में कार्य आरंभ किया। मंसूर पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त था। मंसूर के प्रमुख चित्रों में साइबेरिया का एक बिरला सारस, बंगाल का पुष्प, फारस के शाह से प्राप्त बाज को उठाए हुए शहजादा प्रमुख चित्र है। केदारनाथ एवं इनायत, वानस्पतिक चित्रण में विशेष दक्ष चित्रकार। आका रिजा, यह हिराती उत्प्रवासी था। इस चित्रकार के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में अपनी एक नई चित्रशाला गठित की है। अबुल हसन, यह हेरात के अक्का-रिज़्ज़ा का पुत्र था। इसने जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र बनाया था। इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की। अबुल हसन के 13 वर्ष की उम्र में सेंट जॉन पॉल का चित्र बनाया गया। इसने जहांगीर के स्वप्न का चित्र, जिसमें फारस के शाह अब्बास को गले लगाते हुए का चित्र बनाया था। चिन्नार के वृक्ष पर असंख्य उड़ती गिलहरियों का चित्र भी अबुल हसन का ही है। अबुल हसन ने जहांगीर का सपना चित्रित किया है। गरीबी का शिकार करते जहांगीर और 40 वर्षीय शाहजहां के प्रसिद्ध चित्र भी अबुल हसन के हैं। दौलत, जहांगीर के आदेश पर अपने मित्र अबुल हसन, बिशन दास इत्यादि चित्रकारों के चित्र बनाए गए। पानी की परछाई के आधार पर पानी की परछाई के आधार पर स्वयं का छवि चित्रण किया गया। यह फारूक बेग का शिष्य था। मनोहर, यह बसावन का पुत्र था। यह शिकार चित्रण का विशेषज्ञ था। इसने जहांगीर के द्वारा शेर के शिकार का चित्र बनाया था, तो जो कि जहांगीर में मनोहर का उल्लेख नहीं मिलता है। जहांगीर के समय साइफा बानो, नादिरा बानो तथा रुकया बानो नामक महिला चित्रकार जहांगीर के दरबार में थी। नादिर व मुराद अंतिम चित्रकार थे जो फारस से भारत आए थे। माधव तथा तुलसी भी जहांगीर के समय के चित्रकार थे। जहांगीर स्वयं एक उच्च कोटि का कला पारखी कुशल चित्रकार था। जहांगीर ने चित्रों में पारखी होने की बात अपनी आत्मकथा में लिखी है। चित्रों में मेरी रुचि और उनका मूल्यांकन करने की मेरी क्षमता उस स्थिति पर पहुंच गई है कि जब कोई चित्र मेरे सम्मुख आता है, चाहे वह किसी मृत कलाकार का बनाया हो या जीवित का, तो मैं उसे देखते ही तत्क्षण यह बता सकता हूँ कि यह अमुक चित्रकार की कृति है। इस युग में काल्पनिक चित्र भी बनने लगे थे। अग्र संक्षेपण का सिद्धांत मुगल चित्रकला में जहांगीर के समय अपनाया गया। दक्कन में गोलकुंडा राज्य में नौरस मोहम्मद कुली कुतुब शाह की रचना हुई, जो ईरानी व दक्षिणी भारतीय संगीत के समन्वय का प्रतीक है। पर्सी ब्राउन ने कहा था कि जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल मुगल चित्रकला की आत्मा चली गई थी। मुगल दरबार में कथक शैली को सर्वाधिक प्रश्रय दिया गया। शाहजहां के समय कृत्रिमता बढ़ गई थी तथा उसके समय दरबारी दृश्य तथा स्वर्ण का लेप उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ था। शाहजहां देवी संरक्षण में चित्र बनवाना अधिक पसंद करता था। उसके छवि चित्रों में सिर विकर्ण प्रभामंडल बनाया जाने लगा। शाहजहां के काल में सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण हुआ।
शाहजहां के समय चित्रकला में वह सजीवता नहीं रही जो जहांगीर के समय थी। इसमें अलंकरण पर बहुत बल दिया गया था। शाहजहां के समय प्रमुख चित्रकारों में फकीरुल्लाह, नादिर, अनूप, मुरार गोवर्धन, चतुर, विचित्र, बालचंद्र आदि थे। फकीरुल्लाह उसका प्रमुख मुख्य चित्रकार था जो चित्रकला विभाग की देखरेख करता था। मीर हासिम उसका सहायक था। शाहजहां के काल में रूप चित्रों में सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में विचित्र नामक चित्रकार ने सूफी गायकों की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी, जिसमें आदमियों को आम रास्ते के किनारे दर्शाया गया। इसे मुगल कला की एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। औरंगजेब औरंगजेब ने इस्लाम के विरुद्ध मानते हुए चित्रकला विभाग बंद कर दिया। इससे चित्रकारों को दरबारी संरक्षण मिलना बंद हो गया। मनुची लिखता है कि औरंगजेब के आदेशों से अकबर तथा फतेहपुर सीकरी के भवनों में बने चित्रों को कली से पोत दिया गया। परसी ब्राउन के अनुसार जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई थी। तो यह थी प्रमुख मुगल कालीन चित्रकला। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मुगल कालीन मनसबदारी प्रथा। 12वां चैप्टर मुगल मनसबदारी प्रथा। मनसब शब्द अरबी भाषा के मनसिब शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ पद अथवा श्रेणी होता है। इसे प्रशासन में लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम खलीफा अब्बास सईद ने दिया था। इसके दो भाग थे, जात एवं स्वार। जात से तात्पर्य व्यक्तिगत पद सेना से था, जबकि स्वार का तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या से था। मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग होता था और इस पूरी व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था के तहत प्रशासन का एकीकरण किया गया। इसमें सम्राट तथा न्यायिक अधिकारी को छोड़कर शेष पूरा प्रशासन मनसबदारी व्यवस्था में विलय कर दिया गया। मनसबदार की नियुक्ति, हटाना तथा स्थानांतरण पर सम्राट का अधिकार होता था। मनसबदार की नियुक्ति की याचिका तजवीज कहलाती थी। मनसबदार की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी। इसमें आनुवंशिकता का कोई प्रावधान नहीं था। मनसबदार सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। मनसब अथवा पद का निर्धारण अंकों के माध्यम से होता था। यह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी। इसका मूल चंगेज खान की व्यवस्था में देखा जा सकता है, जिसने दशमलव प्रणाली पर अपनी सेना का गठन किया था। मनसबदार सीधा सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। अकबर मध्यकाल में भारत में यह व्यवस्था सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से अकबर के द्वारा लागू की गई थी। अकबर ने इस व्यवस्था को एक समय लागू न करके अलग अलग चरणों में लागू किया। अबुल फजल की अकबरनामा में उल्लेख मिलता है कि मनसबदारी व्यवस्था का प्रशासन में पहला प्रयोग अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष 1566-67 में हुआ था। इस समय सैनिकों के उत्तरदायित्व निश्चित किए गए। इसके तहत राज्य द्वारा स्वीकृत स्वार पदों के आधार पर प्राप्त जागीर के भू राजस्व के अनुसार अनुसार अमीर वर्ग को निश्चित संख्या में घुड़सवार रखने का आदेश दिया गया। अकबरनामा में इस वर्ष मनसब आवंटन केवल जात करने का उल्लेख मिलता है। अकबर ने अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष 1573-74 में मनसबदारी प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करने के फरमान जारी किए। शासन के 19वें वर्ष यानी 1574-75 में एकल मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें केवल जात पद था। इसमें मनसबदार अपने घुड़सवारों की संख्या पहले बताता था, तब सरकार द्वारा उसका वेतन निर्धारित कर आधा वेतन दे दिया जाता था। आधा वेतन दाग तथा हुलिया प्रथा के अंतर्गत घोड़ों के निरीक्षण के पश्चात दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने अपने शासन के
तीन प्रमुख अंगों सामंत, सेना एवं नौकरशाही को एक सामान्य व्यवस्था में संगठित कर दिया गया था। न्यूनतम मनसब का अंक 10 था और अधिकतम 10,000। मनसब अपने घुड़सवारों की संख्या पहले बताता था, तब सरकार द्वारा उसका वेतन निर्धारण कर आधा वेतन 12 वर्दी पहले ही दे दिया जाता था। तत्पश्चात घोड़ों का निरीक्षण, दाग व हुलिया निरीक्षण करवाया जाता। इसके बाद बकाया वेतन भी दे दिया जाता था। 10,000 के मनसब का सर्वोच्च मनसब युवराज सलीम को दिया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर अकबर ने 12,000 तक कर दिया था। सामान्यतः नियुक्तियां केवल 5,000 के मनसब तक ही की जाती थी। केवल विशेष व्यक्तियों को अकबर द्वारा 7,000 का मनसब दिया गया, जैसे मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था। अकबर के समय राजा मानसिंह का मनसब अबुल फजल के मनसब से बड़ा था। अकबर ने संपूर्ण मनसबों को 66 श्रेणियों में विभाजित किया। यद्यपि अबुल फजल ने 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया। अकबर के पश्चात जहांगीर व शाहजहां के शासनकाल में मनसब में वृद्धि हुई। इस काल में सरदारों को 8,000 तक मनसब तथा शहजादों का 40,000 तक मनसब दिए गए। 500 से नीचे मनसबदार मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2,500 तक के मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। 2,500 से ऊपर के मनसबदारों को अमीर ए आजम कहा जाता था। सैनिक अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा का पद खान ए जामा था। इसके पश्चात खाने खाना था। अकबर के अपने शासनकाल के 40वें वर्ष 1595-96 में मनसबदारी व्यवस्था में स्वार पद का सर्जन कर इसे द्विपदीय जात तथा स्वार बना दिया था। इसमें जात का अर्थ सैनिक पद से तथा स्वार का अर्थ घुड़सवारों की संख्या से था। प्रत्येक मनसबदार को एक साथ जात और स्वार के पद प्रदान किए जाते थे, जैसे 5,000 5,000, 2,000 जात 2,000 स्वार। इसमें जोड़े का पहला अंक जोड़े का जो पहला अंक होता था वह जात मनसब और दूसरा जो स्वार मनसब कहलाता था। जात मनसब द्वारा किसी व्यक्ति का अधिकारियों के बीच स्थान या उसकी वरीयता का निर्धारण होता था। जात और स्वार के बीच अनुपात भी निर्धारित था। प्रत्येक स्थिति में स्वार मनसब की संख्या जात मनसब से अधिक होती थी। यह संख्या या तो जात मनसब के बराबर या उसकी आधी या आधी से कम होती थी। इसी आधार पर मनसबदारों की श्रेणियां निर्धारित होती थी। प्रथम श्रेणी के मनसबदारों में जात और स्वार पदों की संख्या बराबर होती थी, जैसे 5,000 जात 5,000 स्वार। यदि स्वार मनसब जात मनसब का आधा था तो मनसबदार द्वितीय श्रेणी में थे, जैसे 5,000 जात 3,000 स्वार। यदि स्वार मनसब आधे से भी कम होते थे तो मनसब तृतीय श्रेणी का था, जैसे 5,000 जात 2,000 स्वार। केवल विशेष परिस्थितियों में जात स्वार मनसब से जात मनसब से अधिक संख्या दी जाती थी, जिसे मशरूत मनसब कहते थे। मनसबदारी प्रणाली में मशरूत व्यवस्था की शुरुआत औरंगजेब के समय हुई थी। इस व्यवस्था के तहत किसी अभियान या विद्रोह के समय बिना जात पद के वृद्धि किए सवार पद में वृद्धि की जा सकती थी, किंतु आवश्यकता आवश्यकता समाप्त होने पर यह व्यवस्था समाप्त कर दी जाती थी। मनसबदारी व्यवस्था का उद्देश्य केंद्रीकृत सेना का अभाव होने के होने से शासक को अपने अधीनस्थ से सरदारों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था तथा प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती, उनके वेतन, स्थानांतरण से के संबंध में स्पष्ट नियम नहीं थे, जिसके कारण अव्यवस्था बनी हुई थी। इस कारण इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से मनसबदारी प्रणाली लाई गई। अकबर ने सेना की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए दहबिस्ती 10-20 का नियम निर्धारित किया था। इसके अनुसार प्रत्येक 10 सैनिक पर 20 घोड़े अनिवार्य रूप से रखने होते थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों के लिए घोड़े उपलब्ध रहे। 1573-74 ईस्वी में
अपने शासन के 18वें वर्ष में अकबर ने दाग व तसहिया चेहरा प्रथा का प्रारंभ किया। दाग प्रथा के अंतर्गत घोड़ों पर शाही मोहर का चिन्ह और एक मनसबदार का निशान दागा जाता था। प्रत्येक मनसबदार का निशान अलग अलग कर दिया जाता था, जिससे वे एक दूसरे के घोड़ों को तब्दील न कर सके। इसके लिए अकबर ने एक पृथक विभाग दाग महाली की स्थापना की। तसहिया चेहरा के अंतर्गत प्रत्येक सैनिक का हुलिया रखा जाता था। अकबर के शासनकाल में प्रत्येक वर्ष घोड़े के साज सम्मान के लिए मनसबदार के वेतन में से 1 माह का वेतन काट लिया जाता था। शाहजहां तथा औरंगजेब के काल में खुराक ए इबाब या रसद ए खुराई के नाम से वेतन में कटौती की जाती थी। मनसबदारी व्यवस्था के तहत प्रशासन का एकीकरण किया गया था। सम्राट व न्यायिक अधिकारी काजी असद को छोड़कर शेष पूरा प्रशासन सेना प्रशासन सामंत मनसबदार व्यवस्था में विलय कर दिया गया था। अकबर के पश्चात जहांगीर जहांगीर के समय मनसबदारों की संख्या में अतिशय वृद्धि हुई। जहांगीर के समय मनसबदारों की संख्या में वृद्धि का कारण था पहला कारण था जहांगीर के समय 1606 में खुसरो का विद्रोह हुआ, जिसके दमन हेतु मनसबदार भर्ती किए गए। जहांगीर ने अकबर के मनसबदारों पर भरोसा न करके नए मनसबदार भर्ती किए थे। जहांगीर के समय पहली बार मनसबदारों में अफगानों को भी शामिल किया गया था। मनसबदारों की संख्या अधिक होने पदोन्नति देने का कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इस कारण 1616 से लेकर 1630 तक मनसबदारों के वेतन में 37% कटौती हुई। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने मनसबदारी व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर के शासनकाल के 10वें वर्ष 1615 ईस्वी में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। वह था स्वार दर्जे के साथ दो-अस्पा तथा सिंह-अस्पा की अव्यवस्था। जहांगीर ने स्वार पद के साथ सिंह अस्पा और दो अस्पा व्यवस्था जोड़ी। दो अस्पा से तात्पर्य था 2 घोड़े, जबकि सिंह अस्पा से तात्पर्य था 3 घोड़े। जहांगीर ने सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया था। इसके अंतर्गत स्वार मनसब के निर्धारित अंक में वृद्धि किए बिना उसके अधीन सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जाती थी। सिंह अस्पा एक सैनिक के 3 घोड़े, दो अस्पा एक सैनिक के 2 घोड़े, यक अस्पा एक सैनिक के पास 1 घोड़ा, निम्न अस्पा 2 सैनिकों के पास 1 घोड़ा। जहांगीर के पश्चात शाहजहां के काल में मनसब व्यवस्था। शाहजहां शाहजहां के काल में मनसबदारों की संख्या 1595-96 की तुलना में 2.4 गुना बढ़ गई थी। इसके साथ ही जमादारी तथा हासिलदारी में अंतर के कारण मनसबदार वेतन को लेकर असंतुष्ट भी थे। इस कारण शाहजहां के काल तक मनसबदारों को बड़े पैमाने पर जागीरें आवंटित की गई, जिससे खालसा भूमि में कमी आई। इस समय तक खालसा भूमि की आय घटकर 5% 20वां भाग रह गई थी। इस संकट से उबरने के लिए शाहजहां ने मनसबदारों को बिना असंतुष्ट किए अर्थात बिना जात सवार श्रेणी कम किए वेतन में कटौती की। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में 1/5 का नियम लागू किया, जिसका विवरण अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया है। इस नियम के अनुसार अगर मनसबदार को उत्तर भारत में जागीर मिली है तो उसी प्रांत में नियुक्त हो तो उसे मूल स्वार पद का 1/3 घुड़सवार रखने होंगे। अगर मनसबदार की जागीर उत्तरी भारत में है, लेकिन अगर नियुक्ति अन्य प्रांत में है, तो वह 1/4 घुड़सवार रखेगा। इस प्रकार अगर कोई मनसबदार मध्य एशिया में तैनात है तो वह 1/5 घुड़सवार रखेगा। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत की। शाहजहां ने महावर वेतन प्रणाली की शुरुआत की।
1639 में की थी। यह एक तालिका थी जिसमें मनसबदार का वेतन, जमादारी, हासिलदारी तथा इनके मध्य का अंतराल अंकित रहता था। साथ ही मासिक वेतन का विवरण अंकित रहता था। अब कम से कम 4 महीने एवं अधिकतम 8 महीने में वेतन दिया जाने लगा। अतः मनसबदारी व्यवस्था पूरे मुगल काल में सबसे अच्छे ढंग से कार्य करने लगी। शाहजहां के समय में पूरे मुगल काल का सबसे बड़ा मनसब दारा सिकों को 60,000 का दिया गया था। शाहजहां के समय दो नई जागीर शीश महा तथा सीमहा प्रचलित हुई। शीश महा जागीर से निर्धारित आय की 50% वसूली होती थी, जबकि सीमहा से 25% की। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब के काल में औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत की शुरुआत की। इसके तहत स्वार में आकस्मिक वृद्धि की जाती थी। मशरूत प्रणाली अस्थायी व्यवस्था थी। इसमें बिना जात पद में परिवर्तन किए बगैर स्वार की संख्या बढ़ा दी जाती थी। यह व्यवस्था विशेषकर कठिन अभियान के समय या किसी बड़े पद पर नियुक्ति के समय विशेष परिस्थितियों में लागू होती थी। अभियान समाज समाप्ति के साथ ही जागीर वापस ले ली जाती थी। यह कुछ शर्तों पर आधारित थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मनसबदारों को किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त या किसी महत्वपूर्ण अभियान के दौरान स्वार पद में वृद्धि के लिए मनसब दिया था। औरंगजेब ने 1672 में मोहम्मद अमीन खां को गुजरात का सूबेदार बनाया तथा पाटन व बेग्राम को मशरूत रूप में दिया था। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या 33% औरंगजेब के काल में थी। औरंगजेब के काल में खालसा भूमि पर भी मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बची थी। इस स्थिति को बेजागीरी कहा गया। औरंगजेब के काल में खालसा भूमि भी मनसबदारों को प्रदान किए गए। फलस्वरूप जमादामी, जागीर का निर्धारित आय एवं जमा हासिल वास्तविक प्राप्त आय के बीच अंतर बढ़ता गया। इस कारण मनसबदारी व्यवस्था चरमरा गई। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सतीश चंद्र मनसबदारी व्यवस्था में आए इस दोष को ही मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण मानते हैं। मनसबदारी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। चौथाई रवासा। जब मनसबदार उपयुक्त मात्रा में पशुओं की व्यवस्था नहीं कर पाता था, तो मनसबदार के निजी वेतन में से एक खर्च के नाम से 25% वेतन काट दिया जाता था। रवासा प्रणाली को 1681 में औरंगजेब ने बंद कर दिया था। दूसरा है इरमास। घोड़ों को खरीदने हेतु मनसबदार के वेतन से जो कटौती की जाती थी उसे इरमास कहा जाए। तीसरा है खुराक ए फिलान। हाथियों के चारे हेतु मनसबदार के वेतन से जो कटौती की जाती थी उसे खुराक ए फिलान कहा गया। औरंगजेब ने इसको 46वें वर्ष में बंद किया था। चौथे नंबर पर है चौथाई कुल। दक्कन यानी दक्षिणी भारत के जो सरदार मुगल सेवा में आते थे उनका वेतन 25% काटा जाता था। अब मुसादात किसी विशेष अभियान के लिए अभियान से पूर्व जो ऋण दिया जाता था उसे मुसादात कहा जाता था। मुकर्ररा तलब बादशाह द्वारा स्वीकृत मनसबदार का वेतन। मुहासिबा मनसबदारों के खातों का निपटारा मुहासिबा कहलाता था। तलब वार्षिक वेतन दावे। किसी मनसबदार को जात पद हेतु वेतन, खासे और स्वार पद वाली मद के लिए वेतन ताबिनान कहलाता था। मुतालिबा खजाने का दावा। तसीहा मनसबदार के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र। बपारावर्दी यह शब्द मनसबदार के द्वारा दाग के बाद समायोजित किए जाने वाले एवं मनसबदार के दाग के पहले होने वाले स्वार
ओहदे के प्रति इकाई समान भुगतान के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था संक्षेप में। प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था का पहला प्रयोग 1566-67 में हुआ था, जब सैनिकों के उत्तरदायित्व निश्चित किए गए। अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष 1574-75 में मनसबदारी मनसबदारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू किया, जिसमें केवल जात पद था। अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष यानी 1595-96 में मनसबदारी व्यवस्था में स्वार पद का सर्जन कर इसे द्विपदीय जात और स्वार बना दिया तथा देहबिस्ती का नियम बनाया। जहांगीर ने शासनकाल के 10वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था में सिंहस्पा और दुअस्पा का नियम लागू किया। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन प्रणाली लागू की तथा 1/3 और 1/4 का नियम बनाया। औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत प्रणाली लागू की। मोरलैंड ने सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था के बारे में लिखा था। जागीरदारी व्यवस्था। वे मनसबदार वे मनसबदार जिनको वेतन जागीर रूप भूमि रूप में दिया जाता था, वे जागीरदार कहलाए। सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे, क्योंकि अनेक को नगद वेतन भी दिया जाता था। मनसबदारों को जब नगद वेतन के बदले किसी भूमि क्षेत्र का राजस्व आवंटित किया जाता था, तो वह उनकी जागीर या त्यूल कही जाती थी। जागीर प्राप्तकर्ता को जागीरदार अथवा त्यूलदार कहा जाता था। जागीरदार को इस भूक्षेत्र से लगान एवं अन्य करों की वसूली का अधिकार होता था। इसी धन से वह अपना वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्च प्राप्त करता था। जागीरदार को उसके वेतन के अनुरूप अनुमानित राजस्व जमादारी जागीर आवंटित की जाती थी। अधिकांश मामलों में जागीरदार को जागीर से वास्तविक राजस्व हासिलदामी कम प्राप्त होता था। इससे कम राजस्व तलब कहा जाता था। तलब की क्षतिपूर्ति नगद अथवा पूरक जागीरों के रूप में की जाती थी। जागीरदार अपने जागीर क्षेत्र में रहने वाले मध्यस्थ जागीरदारों से जागीर का नियत राजस्व माल एवं वजीव तथा हुकूक ए दीवानी वसूलते थे। जागीर क्षेत्र तथा जागीरदार का संपूर्ण ब्यौरा रखने वाले जागीरदारों की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने हेतु सवा निगार कर्मचारी नियुक्त रहता था, जो कि संपूर्ण सूचना केंद्र को भेजता था। यदि जागीरदार शाही विनियमों के अनुपालन में कोताही बरतते, तो उन्हें जागीर से बेदखल कर दिया जाता था अथवा स्थानांतरित कर दिया जाता था। जागीरदारी व्यवस्था की नींव अकबर के काल में पड़ी, किंतु इसका विकास शाहजहां के काल में हुआ। जागीर की अनुमानित आय को जमा या जमादानी तथा वास्तविक रूप से प्राप्त होने वाली आय को हाल ए हासिल कहा जाता था। यह व्यवस्था स्थानांतरणीय थी, यद्यपि कुछ अल्तमा तथा वतन जागीर आनुवंशिक जागीर का भी उल्लेख है। जागीरें कई प्रकार की होती थी। जागीर तनख्वाह। जागीरदारों के तलब मुकर्रर रूप से यह जागीर आवंटन होता था। नगद वेतन के बदले प्रदान की जाने वाली जागीर को जागीर तनख्वाह कहा जाता था। इसमें भूमि पर स्वामित्व नहीं था। यह जागीरें वंशानुगत नहीं होती थी, बल्कि इनके अधिकारियों का सामान्यतः 3-4 वर्षों में स्थानांतरण कर दिया जाता था। यह अस्थायी जागीर थी। इसके पश्चात राजगमिता कानून। अगर किसी जागीरदार की मृत्यु हो जाती, तो राजगमिता कानून के अंतर्गत जागीर ले ली जाती थी। तत्पश्चात उस जागीर की समस्त देनदारियां मुतालबा चुकाई जाती थी। इसके पश्चात शेष बची संपत्तियां उत्तराधिकारियों में वितरित कर दी जाती थी। मशरूत जागीर। जब जागीर किसी पद के ग्रहण करने पर दी जाती थी, तो उसे मशरूत कहा जाता था। जैसे 1672 में जब मोहम्मद अमीन खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, तो
पाटन में बैरम ग्राम की जागीर उसके पद के साथ शामिल कर दी गई। मशरूत जागीर प्रणाली की शुरुआत औरंगजेब के द्वारा की गई थी। अल्तमगा जागीर इसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी। यह जागीर विशिष्ट कृपा पात्र तथा उन अमीरों धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी जो राज्य के विशिष्ट कृपा पात्र थे। यह आवंटन एक स्वर्ण मुहर के साथ होता था। यह जागीर वंशानुगत यानी स्थायी आवंटन था। इनाम जागीर यह किसी को उसकी विशेष सेवा के बदले पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता था। यह पद एवं कार्य रहित होता था। इसके प्राप्तकर्ता को कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं दिए जाते थे। मदद ए मास नामक भूक्षेत्र इसी में सम्मिलित थे, जो विद्वानों, धार्मिक व्यक्तियों तथा सम्मानित व्यक्तियों को दिए जाते थे। मदद ए मास को सयुरगल भी कहा जाता था। मदद ए मास भूमि को उत्तर मुगल काल शासक बहादुर शाह प्रथम ने वंशानुगत बना दिया था। वतन जागीर राजपूत शासकों को मुगल सेवा में आने पर सामान्यतः उनके पैतृक भूमि पर वतन जागीर दी जाती थी। इसकी शुरुआत अकबर के समय हुई थी। अकबर ने सर्वप्रथम 1604 में बीकानेर के शासक राय सिंह को नूरपुर तथा शमशाबाद में वतन जागीर आवंटित की थी। शाहजहां ने विठलदास गौड़ को डंडोरा में वतन जागीर दी। वतन जागीर का आवंटन भी मनसबदार के वेतन का हिस्सा होता था। यह वंशानुगत तथा हस्तांतरणीय जागीर थी। औरंगजेब ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की 1678 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात मारवाड़ वतन जागीर हड़पने का एकमात्र मुगल कालीन प्रयास किया था। वतन जागीर में कर निर्धारण तथा संग्रहण अधिकार राजपूत राजाओं को ही था। एम्मा जागीर एम्मा जागीर की शुरुआत जहांगीर ने की थी। यह मुस्लिम धर्मविदों व उलेमाओं को प्रदान की गई जागीर थी। महाल ए बेबाकी यह जागीर आवंटन हेतु रखी गई आरक्षित जागीर थी। यह अपर्दत थी, अर्थात एक मनसबदार से लेकर दूसरे मनसबदार को दिए जाने के मध्य अवधि में कोई भी जागीरदार बेबाकी रहती थी। आवश्यकता अनुसार जागीर भूमि को खालसा में परिवर्तित किया जा सकता था। ऐसी जागीर भूमि जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी, महाल ए बेबाकी आरक्षित या अप्रदत्त भूमि कहलाती थी। आवश्यकता अनुसार इसी महाल ए बेबाकी भूमि का उपयोग नई जागीर प्रदान करने या प्रदत्त जागीरों के क्षेत्र में विस्तार के लिए किया जाता जा सकता था। खालसा भूमि खालसा भूमि वह भूमि जो सीधे तौर पर केंद्र के नियंत्रण में थी। इसकी संपूर्ण मालगुजारी शाही कोष में जाती थी। इसका आवंटन जागीर रूप में नहीं किया जा सकता था। खालसा भूमि साम्राज्य के कुल भूमि का 20% हिस्सा था, किंतु यह हिस्सा शासक की इच्छा से घटता बढ़ता जाता था। जहांगीर के काल में खालसा भूमि के अंतर्गत कुल भूमि का 1/9 भाग था, जो सबसे कम था। औरंगजेब के शासनकाल में यह बढ़कर 1/5 भाग हो गया था। सुयुरगाल ऐसी दानित भूमि जिसके साथ किसी प्रकार का प्रशासनिक दायित्व अथवा अनुबंध नहीं जुड़ा होता था। इन अनुदानों को मदद ए मास और सयुरगल अमलाक एम्मा के नाम से जाना जाता था। 1690 में औरंगजेब ने इन अनुदानों को वंशानुगत कर दिया था। जहांगीर के समय खालसा भूमि का प्रतिशत सबसे कम था। अकबर के समय खालसा भूमि से आय सबसे से ज्यादा थी तथा जहांगीर के समय सबसे कम। जागीर की आमदनी जागीर की आमदनी मुख्यतः लगान, व्यापारी चुंगी, घाट और पत्तनों पर लगने वाली चुंगी एवं अन्य विधि उपकर थे, जिन्हें शेर जिहाद कहा जाता था। जागीर की अनुमानित आय को जमा
तथा वास्तविक आय को हाल ए हासिल कहा जाता था। नियमतः जागीरदारों को अपनी जागीरों से उन्हीं करों की वसूली की अनुमति थी जिसका अधिकार उन्हें सम्राट से प्राप्त था। जागीर की अनुमानित आय का लेखा जोखा राजस्व मंत्रालय के द्वारा किया जाता था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली जागीरदार अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाता था। भू राजस्व निर्धारण में सवानिही निगार जागीरदार पर नियंत्रण रखते थे। जागीर में शाही आदेशों को कार्यान्वित करने का अधिकार फौजदार के पास था। सवानिही निगार जागीरदारों की गतिविधियों की सूचना केंद्र को भेजता था। जागीरदारों को किसानों के शोषण की अनुमति नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी जागीर के विकास और कृषि की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता था। यदि किसी जागीरदार के अत्याचार करने की सूचना मिलती थी, तो उसकी जागीर का अधिग्रहण अथवा हस्तांतरण कर दिया जाता था, राजस्व के रूप में आवंटित करते थे। इसके अतिरिक्त छोटे जागीरदारों के लिए अपनी जागीर से दूर रहकर भू राजस्व वसूलना कठिन था। अतः इन्होंने जागीरों को इजारा भू राजस्व वसूलने का ठेका पर देना प्रारंभ कर दिया, जो आगे चलकर कृषकों के शोषण का माध्यम बना। शाहजहां के काल में भू राजस्व वसूल करने के लिए इजारा प्रणाली अर्थात ठेकेदारी प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ था। बर्नियर कहता है कि मुगल काल की समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। इसने शाहजहां के काल की कृषि तथा लगान व्यवस्था के बारे में लिखा है। जमीन का एक टुकड़ा लेकर जब कृषक कृषि कार्य शुरू करता है, तो ककार की अत्यधिक वसूली के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है और वह कृषि कार्य छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। जागीरदारी प्रथा में संकट। औरंगजेब के शासन के पूर्वार्ध तक जागीरदारी प्रथा सुचारू रूप से चलती रही, किंतु उसके बाद के समय में यह प्रथा संकटग्रस्त हो गई। साम्राज्य में जागीर भूमि की कमी हो गई, जिसके कारण जागीर प्रदान करना कठिन हो गया। औरंगजेब को 1691 ईस्वी में सर्वप्रथम जागीरदारी संकट बेजागिरी समस्या का सामना करना पड़ा। जागीरदारी प्रथा में विघटन की शुरुआत भी औरंगजेब के समय ही हुई थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम के द्वारा उदारतापूर्वक मनसब प्रदान करने तथा मनसबदारों को प्रोन्नति करने के कारण यह समस्या और कठिन हो गई। फरुखसियर ने इस समस्या के हल के लिए खालसा भूमि का जागीर के रूप में आवंटन आरंभ किया, किंतु समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस व्यवस्था में सुधार का अंतिम प्रयास मोहम्मद शाह के समय वजीर निजामुल मुल्क के द्वारा किया गया, किंतु उसे भी सफलता नहीं मिली। अतः धीरे धीरे मुगलों के द्वारा विकसित जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजारिन शब्द का प्रयोग करते हैं। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। मुगलकालीन कृषक समुदाय तीन वर्गों में विभाजित था: खुद कास्त, पाही कास्त तथा मुजारियन। खुदकास्त खुदकास्त किसान अपने गांव में स्थायी रूप से रहते थे तथा अपनी ही भूमि पर खेती करते थे। मुगल सरकारी दस्तावेजों में इन्हें मालिक ए जमीन अर्थात भूमि का स्वामी कहा जाता था। महाराष्ट्र में इन्हें मिरासी या थलवाहिक तथा राजस्थान में गारूहाला या कावेती कहा जाता था। खुदकास्त किसान अपने कृषि कार्यों में श्रमिकों श्रमिकों की सेवा का प्रयोग करते थे। ये राज्य को लगान देते थे तथा उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। खुदकास्ट के पश्चात दूसरे पाहिकास्त पाहिकास्त दूसरे वर्ग के किसानों को पाहिकास्त कहते थे। महाराष्ट्र में इन्हें ऊपरी गुरुकुली और कुलबाड़ी तथा राजस्थान में पाही कहा जाता था। ये दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे
तथा वहां अस्थायी रूप से निवास करते थे। अकबर की नवीन ग्रामीण नीति के तहत नई भूमि को कृषि के अंतर्गत लाए जाने के कारण पाईकास्ट कृषकों की उत्पत्ति हुई। अकबर ने अपने अम्लगुजार को यह भूमि नहीं दी और कृषक खेती करने में समर्थ है तो उसे अन्य गांव में खेती करने के लिए भूमि दी जाए। पाईकास्त किसान के अधिकार में केवल उतनी ही जमीन होती थी जितनी वह केवल अपने ही परिवार के श्रम का उपयोग कर खेती कर सकते थे। इसके पश्चात मुजारियान, कृषकों का एक तीसरा वर्ग मुजारियन था। इनके पास इतनी कम भूमि होती थी कि उसके उत्पादन से वे अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्हें अधिक भूमि वाले व्यक्ति से किराए के रूप में खेती के लिए भूमि लेनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त गांव का एक वर्ग ऐसा भी था जिन्हें कृषक मजदूर माना जाता था। इनके पास या तो कृषि भूमि बिल्कुल नहीं थी या बहुत कम होती थी। अतः जीवन यापन के लिए वह किसानों के खेत में कृषि कार्य करते थे, जिसकी मजदूरी के तौर पर उन्हें फसल काटने के समय उपज का एक निश्चित भाग मिलता था। जागीरदारी व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जागीरदारी तथा जमींदार में मूलभूत अंतर यह था कि जागीरदार का स्थानांतरण किया जा सकता था, जबकि जमींदार को राजस्व वसूली का वंशानुगत अधिकार होता था। मौकासा, मराठा सरदारों को उनकी सैनिक सेवा के बदले नगद के स्थान पर जो जागीर दी जाती थी, यह सैनिक तथा असैनिक दोनों सेवाओं के बदले दी जाने वाली जागीर थी। सरंजाम, मराठा सैनिकों को केवल सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली जागीर सरंजाम कहलाती थी। दो अमली क्षेत्र, जिस क्षेत्र पर मराठा तथा मुगल दोनों का नियंत्रण होता था, उसे दो अमली क्षेत्र कहा जाता था। इसके पश्चात सैन्य व्यवस्था, मुगल साम्राज्य की शक्ति का मुख्य स्रोत उसकी सेना थी। मुगल सेना का मुख्य अंग अश्वारोही अथवा घुड़सवार सेना थी। इसे रखने का दायित्व मनसबदारों का था, परंतु इनके नियम और कानून केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होते थे। मनसबदारों को इनका कड़ाई के साथ पालन करना पड़ता था। मुगल काल में सेना का संगठन मिश्रित ढंग का था, जिसमें तुरानी, ईरानी, अफगान, भारतीय मुसलमान, राजपूत, दक्कनी आदि प्रजातियों के सैनिक शामिल थे। मुगल सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संगठित करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। सैन्य संगठन में सुधार की दृष्टि से उसने 1574 में घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया। मुगल काल में सैन्य व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी मीर बख्शी था। उसकी सहायता के लिए अन्य बख्शी भी होते थे। अभियानों में सैनिक व्यवस्था के लिए बख्शी होता था, जिसे बख्शी ए लश्कर कहा जाता था। मुगल सेना को सैनिक दृष्टि से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता था: मनसबदारों के सैनिक, अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक। मनसबदारों के सैनिक, बादशाह के अधीन राजाओं को भी मनसबदारों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता था। प्रत्येक मनसबदार स्वेच्छा से अपने सैनिकों की भर्ती करता था तथा उनके वस्त्र, शिक्षा, वेतन आदि के लिए उत्तरदायी था। अहदी सैनिक, अहदी सैनिक स्वयं सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब वह उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यह बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक थे। मुगल काल में राजसी अंगरक्षक दल वाला शाही कहलाता था। अन्य सैनिकों की तुलना में अहदी सैनिकों का वेतन अधिक था। तीसरे थे दाखिली सैनिक। दाखिली सैनिक की नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी, किंतु उन्हें मनसबदारों वाली सेना के नेतृत्व में रख दिया जाता था। दाखिली सैनिक एक तरह से पूरक सिपाही थे। ये सैनिक अर्ध अश्वारोही, अर्ध पैदल की श्रेणी में आते थे। दाखिली सैनिक बहुधा पैदल सैनिक एवं बंदूकची हुआ करते थे।
घुड़सवार सेना। अश्व सेना मुगल सेना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। समकालीन एशिया में यह सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेना थी। मॉन्सरेट ने घुड़सवार सेना घुड़सवार सेना को पुत्र कहा था। इसके अनुसार घुड़सवार वाहिनी को हर तरह की सेना का सरताज समझा जाता था। एशिया की सर्वोत्तम घुड़सवार फौज अकबर की थी। अकबर के शासनकाल के 18वें वर्ष 1573-74 में दाग प्रथा प्रारंभ किया गया। शाही अधिकारियों के ओहदे श्रेणी निश्चित की गई। इन सुधारों को अगले वर्ष यानी 19वें वर्ष 1574-75 में कार्य रूप में लाया गया। सवारों का चेहरा हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः आरंभ की। मुगल सेना में मुख्यतः दो प्रकार के घुड़सवार थे, बरगीर और सिलेदार। बरगीर ऐसे घुड़सवार जिन्हें अस्त्र शस्त्र तथा घोड़े राज्य से प्राप्त होते थे, इनका वेतन कम था। सिलेदार ऐसे घुड़सवार जो अस्त्र शस्त्र घोड़े स्वयं के स्तर पर लाते थे, इनका वेतन ज्यादा होता था। अकबर के द्वारा दाग ए महाली विभाग गठित करके 1573-74 में दाग व हुलिया प्रथा प्रारंभ की गई। कुम्की ये घुड़सवार जिन्हें युद्ध के समय मनसबदारों की सहायता के लिए भेजा जाता था। पैदल सेना मुगल काल में पैदल सैनिकों के लिए प्यादा या पायक शब्द का प्रयोग हुआ। अबुल फजल के अनुसार पैदल सैनिकों की 9 श्रेणियां थी, जिनमें बंदूकची, दरबान, खिदमतिया, मेवरा, पहलवान, पलकिया, शमशेरबाज इत्यादि प्रमुख थे। पैदल सेना के दो भाग थे, एहसाम और सहबंदी। एहसाम बंदूक व तलवार चलाने में निपुण और सहबंदी अस्थायी रूप से लिए गए सैनिक। हस्ती सेना मुगल सेना में हाथियों का उपयोग भी सामान्य रूप से अ, होता था। इन हाथियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था तथा इनका उपयोग विरोधी सेना की पंक्तियों को तोड़ने के लिए किया जाता था। सेना में हाथी केंद्रीय नियंत्रण में थे। हस्ती सेना की देखरेख पीलखाना विभाग के अधीन था। हाथियों का समूह हल्का कहलाता था। श्रेष्ठ किस्म का हाथी मस्त तथा कमजोर श्रेणी का हाथी मोकल को माना जाता था। नौसेना अकबर ने नौसेना के प्रबंध हेतु एक पृथक विभाग नबाड़ा की स्थापना की, जिसे मीर बहर के अंतर्गत रखा। अकबर के पश्चात मुगल बादशाहों में औरंगजेब ने नौ शक्ति की ओर ध्यान दिया। शाइस्ता खां और मीर जुमला ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तोपखाना मुगल तोपखाने की शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर ने 1519 में बेहरा के किले को जीतने में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। इस विभाग का प्रमुख मीर आतिश या दारोगा ए तोपखाना कहलाता था। बाबर की सेना में उस्ताद अली व मुस्तफा प्रमुख तोपची थे। तोपची मुस्तफा उर्फ रूमी खां हुमायूं के तोपखाने का प्रमुख था। पहले ये गुजरात के शासक बहादुर शाह की सेना में था, लेकिन हुमायूं के द्वारा बहादुर शाह को पराजित करने के पश्चात यह हुमायूं की सेवा में आ गया। अकबर के राज्यकाल में उस्ताद कबीर व हुसैन तोप एवं बंदूक विशेषज्ञ थे। विदेशी चिकित्सक मनुची ने भी मुगल तोपखाना प्रभाग में कार्य किया था। भारी तोपों वाला विभाग भारी तोपों वाला विभाग जिनसी तथा हल्की तोपों वाला विभाग दस्ती कहलाता था। अकबर ने हल्की तोपें बनवाई जो हाथी व ऊंटों पर लाद कर ले जा सकते थे। हाथी की पीठ पर ले जाने वाली तोप गजनाल, ऊंट की पीठ पर सुतरनाल, मनुष्य की पीठ पर ले जाने वाली तोप नरनाल कहलाई। तोपों का निर्माण मुगल काल में भारी व हल्की दोनों प्रकार की तोपों का निर्माण होता था। भारी तोपों में गाजी खां, शेर दहाड़, फतेह लश्कर,
जहां कुशा आदि थी। बड़ी तोपों में औरंगजेब की एक तोप फतेह रहब थी। इस पर सुंदर नक्काशी की गई। कंज ए स्वाई औरंगजेब का बड़ी तोपों से सज्जित जलपोत था। इन पर 80 तोपें, 400 बंदूकें थी। मनुज ने इसका वर्णन किया है। फिदाई खां औरंगजेब के तोपखाने का प्रमुख था। मीर ए बहर गुजरात विजय के बाद अकबर ने मीर ए बहर नामक अधिकारी के अधीन नवाड़ा नामक विभाग बनवाया था। कुंजावर तथा शाही प्रमुख शासक शाहजहां द्वारा निर्मित जहाज थे। यरधो अकबर ने तोपों की नाल को साफ करने हेतु यह मशीन बनवाई थी। वाणिज्य और व्यापारी वर्ग मुगल काल में थोक व्यापारियों को सेठ, बोहरा, मोदी कहा जाता था, जबकि खुदरा व्यापारियों को व्यापारी व वणिक कहा जाता था। दक्षिणी भारत में चेटी व्यापारिक समूह समुदाय के प्रमुख अंग थे। मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी था। यह वह चिट्ठी होती थी जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कुछ कटौती करके किया जाता था। मुगलकालीन भारत में वाणिज्य एवं व्यापारी वर्ग मध्यम वर्ग का सबसे शक्तिशाली समूह था। मुगलकालीन भारत की अर्थव्यवस्था में बंजारों की विशेष भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली वस्तुओं के व्यापार संचालन में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली थी। हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र था जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता था। हुंडी के द्वारा देश के एक भाग से दूसरे भाग को माल या पैसा भेजना अधिक आसान हो गया था। हुंडी का भुगतान कुछ बटा काट कर किया जाता था। मुगल कालीन बीमा प्रणाली की जानकारी सुजान राय भंडारी की पुस्तक खुलासात उत तवारीख से प्राप्त होती है। भारत का व्यापारी समुदाय संख्या की दृष्टि से काफी बड़ा था और उसमें कुछ धनी व्यापारी भी शामिल थे, जैसे वीरजी बोहरा, अबुल अब्दुल गफूर, अहमद चेलाबी तथा गोलकुंडा का मीर जुमला। एक मुगल अमीर के रूप में समुद्री व्यापार करने के संबंध में मीर जुमला का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जो आंतरिक व्यापार में उलझे रहने वाले एक अमीर के रूप में शाइस्ता खां का उदाहरण सर्वोत्तम है। धन के लिए उसने अपनी असीमित क्षुधा की तृप्ति का रास्ता बंगाल के आंतरिक व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करके निकाला था। वीरजी बोहरा, जिसका कई दशकों तक सूरत के व्यापार पर आधिपत्य रहा और उसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा भी था, यह अपने समय का दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था। 1639 ईस्वी में वीरजी बोहरा ने तत्कालीन मुगल शासक शाहजहां से मिलकर सूरत के गवर्नर के दुष्कर्मों की जानकारी दी थी। अब्दुल गफूर का व्यापार संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के बराबर था। डच वॉन ल्यूर ने सामुद्रिक व्यापार में लगे भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी थी। सूरत के बाजारों का वर्णन करते हुए 1659 में ओविंगटन ने कहा कि अपने माल का प्रदर्शन करने वाले बनिया समूह और अन्य वाणिज्यिक वर्ग की संख्या इतनी अधिक होती थी कि उनके बीच में से होकर निकलना मुश्किल होता था। यह अपने माल को अपने हाथों में लिए रहते थे या सिर पर गठरी रखे होते थे, तथा वह उधर से गुजरने वालों को माल खरीदने के लिए आवाज लगाते थे। सूरत में अब्दुल गफ्फार और अहमद चोलाबी, गोलकुंडा के मीर जुमला, दक्षिण कोरोमंडल के मलय चटी, काशी वीरन्ना और सोनकाराम चेटी विशाल वाणिज्यिक साम्राज्यों के मालिक थे। व्यापारी समुदाय कुछ जातियों में सीमित था, जैसे गुजरात में बनिया, बोहरा तथा पारसी, राजस्थान में हिंदू तथा जैन, मारवाड़ी, पंजाब में खत्री, पूरी समुद्र तट पर चैटी एवं कोमाती, कोरोमंडल तट पर चेटियार जातियां व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। दक्षिणी भारत में हिंदू व्यापारियों को कोलिंग कहा जाता था। मुगल काल में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूती वस्त्र, नील, सोरा तथा अफीम थे,
तथा आयातित होने वाली वस्तुओं में सोना, चांदी और घोड़ा थे। जहांगीर के द्वारा तंबाकू की खेती भारत में शुरू करवाई गई। 1605 ईस्वी में पुर्तगाली तंबाकू भारत लाए। जहांगीर ने तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी होने पर 1617 ईस्वी में तंबाकू की खेती पर रोक लगा दी। इससे पूर्व 1604 में अकबर का अधिकारी असद बेग कज़वी ने बीजापुर से तंबाकू खरीदकर अकबर के पास लाया था। बर्नेर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में लिखा है कि विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में दफन हो जाता है, जो कि सोने चांदी का तहखाना है। 18वीं सदी में बंगाल एवं गुजरात में ऋण प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हुई, जिसे ददनी अग्रिम संविदा व पेशगी कहा जाता था। मुगल अमीरों को राज्य की ओर से दिए जाने वाले ऋण को मुसादात कहा जाता था। मुगल काल में जो व्यापारी किसी गांव में व्यापार के उद्देश्य से अस्थायी रूप से रहते थे, वे बिच्छती या बच्छायत कहलाते थे। जो गांव तक ही अपना व्यापार सीमित रखते थे, वह सहथानी कहलाते थे। नाखुदा नामक व्यापारी जहाज मालिक के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल ए मक्का कहा जाता था। अब अंत में एक छोटा सा टॉपिक, मुगल उद्यान। बाबर पहला शासक था जिसने भारत में फारस और तुर्किस्तान के ढंग के नए बाग बगीचों को लगवाना आरंभ किया। उसने पहला मुगल उद्यान आगरा में लगवाया, जिसे हसत एस्त या नूर ए अफसान कहा जाता है। इसका विस्तार यमुना नदी के पूर्वी किनारे के साथ तथा जहां वर्तमान में रामबाग अवस्थित है। बाबर ने धौलपुर में बाग ए नीलोफर बनवाया। बाग ए नीलोफर स्थानीय रूप से बादशाही बाग के नाम से जाना जाता है। बाबर ने ग्वालियर के रास्ते में धौलपुर में डेरा डाला और पहाड़ियों की सुंदरता से मुतासिर होकर एक बाग के निर्माण का आदेश दिया, जिसका नाम था बाग ए नीलोफर यानी कमल उद्यान। बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था। बाबर ने स्थापत्य कला के अंतर्गत भारत में चार बाग पद्धति का सूत्रपात किया था। जहांगीर ने लाहौर में भी शालीमार बाग का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसको बाद में शाहजहां ने पूर्ण करवाया था। जहांगीर द्वारा लाहौर में लगवाया गया एक अन्य बाग दिलखुशा बाग था। शाहजहां ने कश्मीर में दो बाग चश्मा ए शाही और निशात बाग लगवाया था। उसने आगरा के किले में अंगूरी बाग भी लगवाया था। औरंगजेब ने पिंजौर हरियाणा के समीप उद्यान लगवाया था। तो यह था मुगल कालीन चित्रकला का और मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था का चैप्टर। और इसी के साथ ही मुगल काल का जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। इसके पश्चात एक और मुगल काल का चैप्टर हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल कालीन यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय। मुगल उत्तर मुगल कालीन जो शासक थे, उन शासकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो मुगल साम्राज्य का जो चैप्टर था यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम मुगल साम्राज्य के पतन के चैप्टर में, जिसमें हम बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह तृतीय यानी कि अंतिम शासक जो 1857 की क्रांति तक रहे थे, उन तक पढ़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।